कविता का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अनुभूतियों का लयात्मक संप्रेषण होता है कि भाषा को रोजगार से जोड़ देना चाहिए। जब तक भाषा रोजगार से नहीं जुड़ेगी तब तक युवा उसी तरफ आकर्षित नहीं होगा। और अपनी भाषा के प्रति गौरव होने का बोध अपने आप में जगाइए, क्योंकि ये अस्मिता का प्रतीक है, ये स्वाभिमान का प्रतीक है। किसी के पीछे चलकर आप नई लकीर नहीं बना सकते। मुझे नहीं लगता विज्ञान जो बोलकर चला गया वो साहित्य में बहुत समय पहले हो चुका है। अभिनव गुप्त एक बहुत बड़े साहित्य शास्त्र थे, उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा को देखने के अनंत पहलू होते हैं, किसी भी विषय को सोचने के अनंत पहलू होते हैं। आज जब विज्ञान रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं कि हमने बहुत बढ़ाया हमने बुद्धि निशेष और बहुत पीछे रह गया हृदय का देश। तो हृदय के देश के लिए, मन के देश के लिए, दिल के देश के लिए कविता का होना आवश्यक है, साहित्य का होना आवश्यक है। क्योंकि आप विज्ञान इंसान तो बना सकता है, इंसानियत तो हिंदी की कविता लेकर आती है, साहित्य लेकर आता है। बिल्कुल, बहुत कमाल की बात इन्होंने कही। तो एक और सवाल करना चाहूँगी। जी निश्चित रूप से। कविता का, या मैं कहूँ एक कवि का तो बाद में, खैर कविता का, साहित्य का हर एक इंसान के जीवन में क्या महत्व है? जी नहीं, निश्चित रूप से कविता का आज के समय में, जिस समय भौतिकवाद अपने चरम पर है, साहित्य में एक उद्देश्य आता है, कांता समेत उद्देश्य। उसका अर्थ यह है कि जिस तरह स्त्री की लावण्यता और सौंदर्यता को देखकर पुरुष उसके ऊपर आसक्त होकर उसकी बिना मर्जी के ही उसके सारे आदेश पालने के लिए अपने आप को तैयार समझता है, ठीक उसी तरह कविता में जो रस उत्पन्न होता है, उस रस का रसापान करने के बाद श्रोता अपने आप को उस कविता के प्रति समर्पित समझता है और वो कविता फिर विश्व को सुंदर बनाती है। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा भी है कि बड़ा वह ज्ञान जिससे व्यर्थ की न चिंता आती है, बड़ी वह आत्मा जो बिना रोए शरीर से निकलती है, बड़ा वह ज्ञान जिससे व्यर्थ की न चिंता आती है, बड़ा वह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है, बड़ी वह कविता जो विश्व को सुंदर बनाती है। तो ये साहित्य का जो सत्यम शिवम सुंदरम का जो उद्देश्य है, वही कविता का उद्देश्य है, वही कविता का महत्व है। बिल्कुल कमाल की बात आपने कही। सिद्धार्थ जी, एक आपसे पूछना चाहूंगी कि इन्होंने बोला कि हिंदी जिस तरह से छूटती जा रही है, अंग्रेजी सिर्फ इतनी ही काम में हो जितनी ज़रूरत हो, लेकिन हमारे स्कूल्स में एक चीज़ सिखाई जाती है, टॉक इन इंग्लिश, टॉक इन नॉट हिंदी, इन इंग्लिश। तो हाँ, तो क्या स्कूल्स को ये सीखने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदुस्तान के सारे स्कूल्स को हिंदी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कंपैरिजन टू इंग्लिश? नहीं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूँ कि ये दास्ता की गुलामी है और ये प्रतीक है उन लोगों का जो लोग हमारे ऊपर शासन करके चले गए, लेकिन उनकी सोच हमारे ऊपर आज तक हावी है। और ये मैं दूसरा आपके चैनल के माध्यम से, द आवाज़ के माध्यम से आप सबको सूचित भी करता हूँ कि अपनी भाषा के प्रति दरिद्रता के भाव को त्यागिए और अपनी भाषा के प्रति गौरव होने का बोध अपने आप में जगाइए। क्योंकि ये अस्मिता का प्रतीक है, ये स्वाभिमान का प्रतीक है। किसी के पीछे चलकर आप नई लकीर नहीं बना सकते। तो ये जो भाषा के प्रति दरिद्रता का बोध है, ये मुझे लगता है कम होना चाहिए, ताकि माँ भारती में पूरी तरीके से गूंज पाए माँ हिंदी। कि भाषा को रोजगार से जोड़ देना चाहिए। जब तक भाषा रोजगार से नहीं जुड़ेगी तब तक युवा उसी तरफ आकर्षित नहीं होगा। और किसी भी भाषा को यदि आपको वैश्विक स्तर के ऊपर स्वीकारोक्ति देनी है तो युवाओं को उस भाषा के ऊपर पकड़ मजबूत बनानी पड़ेगी। क्योंकि युवा जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा तभी आकर्षित होंगे जब भाषा को रोजगार से जोड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार रोजगार से हिंदी को जोड़ेगी, ताकि तमाम विभागों से बच्चा रोजगार से तब जुड़ेगी जब वो विज्ञान और वाणिज्य की। सर मुझे नहीं लगता विज्ञान जो बोलकर चला गया वो साहित्य में बहुत समय पहले हो चुका है। अभिनव गुप्त एक बहुत बड़े साहित्य शास्त्र थे, उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा को देखने के अनंत पहलू होते हैं, किसी भी विषय को सोचने के अनंत पहलू होते हैं। आज जब विज्ञान ये बोलता है कि किसी भी विषय के एक पहलू के साथ सोचना विज्ञान की आत्महत्या करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूर्वज तो बहुत समय पहले इस बात को बोलकर चला गया था, लेकिन हम हमारी भाषाई दरिद्रता की बोध के पीछे कभी उसको पढ़ नहीं पाए और उसके भावार्थ को समझ नहीं पाए। अब चूंकि कोई बाहर का बोल रहा है तो हम उसको इसलिए मान रहे हैं कि वो बाहर का बोल रहा है, इसलिए उसको ज़्यादा सुनना पसंद कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अपने पास जो है वो सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है, अपने को जानना चाहिए, समझना चाहिए, बाहर से जो अच्छा है उसको सीख लेना चाहिए, उसमें कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की जा सकती। सर आपसे जानना चाहूंगी कि सत्ता
और कविता, जी। इन दोनों का मेल क्या रहा है? क्योंकि अगर बात करी जाए हमारे सत्तादारों की तो बहुत अच्छे कवि रहे हैं कुछ एक सत्तादार। अगर कुमार विश्वास जी की बात करी जाए, अटल बिहारी वाजपेयी की बात की जाए, तो कमाल का ये लोग लिखते थे और लोग काफी सुनने आते थे इनको। जी नहीं, कविता और सत्ता तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी। पहले साहित्य में भी राजनीति होती है और राजनीति में भी साहित्य होता है, तो मेरा ऐसा मानना है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और मैथिली शरण गुप्त राज्यसभा में रहे, दिनकर जी राज्यसभा में रहे, और वर्तमान में जैसा कि कुमार साहब के बारे में आपने बताया, तमाम लोगों ने अपने अपने समय में अपनी कविताओं के माध्यम से जो जनता की पीड़ा कविताओं में रची, उसी कविता की पीड़ा को सुलझाने के लिए वो सदन के उच्च स्तर में भी पहुंचे। और कविता का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अनुभूतियों का लयात्मक संप्रेषण होता है, और खुद को लय में ढाल देना ही गीत होता है, खुद का अनुवाद कर देना लय में वो गीत होता है।